आज दोपहर 3:30 बजे महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव तारीखों का ऐलान। वायनाड समेत 3 लोकसभा 13 राज्यों की 49 सीटों पर उपचुनाव। 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर सीएम की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। एलजी ने सरकार बनाने का दिया न्योता। प्रदेश से 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटा। 17 अक्टूबर को हरियाणा सीएम की शपथ ग्रहण। गृह मंत्री अमित शाह कल आएंगे हरियाणा। धनखड़ बोले उप मुख्यमंत्री चेहरा चुनेंगे विधायक। कोलकाता रेप मर्डर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। डॉक्टरों की भूख हड़ताल का 10वां दिन। टीएमसी सांसद का तंज। अस्पताल में भर्ती होने का आंसर। दिल्ली में पटाखे बैन। ऑनलाइन डिलीवरी भी नहीं होगी। 1 जनवरी तक लागू रहेगा। भाजपा बोली पटाखे प्रदूषण फैलाते हैं। बहराइच हिंसा मारे गए युवक के पिता योगी से मिलकर रोए। मां भी बिलक बिलक कर रोए। सीएम ने कहा दोषियों को बख्शेंगे नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और राजधानी दिल्ली से एक खबर है जहां पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। युवाओं में नशा को लेकर के पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। और इसी के साथ ही साथ 16 अक्टूबर से दिल्ली के जंतर मंतर से एक करेगी कैंपेन और इस कैंपेन को नौकरी दो नशा नहीं नाम दिया गया है। तो दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि युवाओं में नशा को लेकर के पीएम मोदी पर भी बड़ा हमला बोला है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि 16 अक्टूबर से दिल्ली के जंतर मंतर से एक कैंपेन चलाएगी। साथ ही साथ इस कैंपेन को नौकरी दो नशा नहीं नाम दिया गया है। तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नौकरी को लेकर के सरकार पर हमलावर हुए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि नौकरी दो हो सरकार। और इसी के साथ ही साथ नशे से मुक्ति दिलाने की भी जो बात है वो कही गई है। तो इस कैंपेन को नौकरी दो नशा नहीं नाम दिया गया है। ये कैंपेन हमारे लिए और देश के लिए, हमें लगता है देश के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 महत्वपूर्ण जो बड़ी समस्याएं हैं युवाओं के लिए, एक तो बेरोजगारी, दूसरा नशे में जो उनको ढकेला जा रहा है, इसको रोकने के लिए इसके खिलाफ ये कल आंदोलन देश भर में हम करने जा रहे हैं। और उसका आगाज़ कल नई दिल्ली से हो रहा है और उसके बाद प्रदेशों में और अलग हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये होगा। और मैं समझता हूँ इसको करना बहुत ज़रूरी है। आज जो करंट सिचुएशन है यूथ की, उसको बेहतर करने के लिए, बेहतर भविष्य के लिए ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। जब तक सोती हुई सरकार जागेगी नहीं, ये आंदोलन चलता रहेगा। अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे है कि वो कब जागते हैं। वो जल्दी से भारत के युवाओं के बारे में सोचते हैं या कुंभकर्ण की नींद में सोएंगे, वो उनके ऊपर है। लेकिन जब तक ये जागते नहीं, हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। पहले नहीं था, पहले इतना नहीं था। आज जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, बच्चे स्कूल के स्टूडेंट्स को वो ड्रग्स के आदी हो गए हैं। स्कूल के बच्चों को पता है ड्रग्स कहाँ से मिलता है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर स्कूल के बच्चे जानते हैं ड्रग्स कहाँ से मिलता है, तो प्रशासन नहीं जानता है क्या? आज कल हम अपनी बात रखेंगे। हमारा जो देश नेशनल आंदोलन है, ये जो आंदोलन की शुरुआत करेंगे, उसके बाद इस सरकार को अपील करेंगे कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर ये सरकार फिर भी उठती नहीं है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझती, तो आगे आंदोलन भी होंगे। राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस ने नौकरी दो नशा नहीं को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए एक नए कैंपेन की शुरुआत कल से करने जा रहे हैं। इस कैंपेन को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर से शुरुआत होगी और पूरे देश के प्रदेश, ब्लॉक, जिला हर जगह इस कैंपेन को होगी। और ये कैंपेन तब तक चलता रहेगा जब तक युवाओं को नौकरी मिल नहीं जाती और नशा मुक्त हो नहीं जाते। फिलहाल अब देखना होगा कांग्रेस यूथ की एक कैंपेन मोदी सरकार पर कितना दबाव बनाने में कामयाब होती या फिर वैसी ही कैंपेन रह जाती है जैसे राजनीतिक दलों की कैंपेन चलती रहती है। कैमरामैन प्रदीप के साथ अखिलेश सिंह, न्यूज इंडिया। और टुंडरी से खबर है जहां पर शक्ति मुख्य मार्ग में ग्रामीणों ने किया है चक्का जाम और खराब सड़क सहित विभिन्न मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया गया। मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है और मौके पर मुख्य मार्ग पर डबरा पुलिस मौजूद रहे। तो खबर आपको ये बता रहे हैं, मौके पर मुख्य मार्ग पर डबरा पुलिस भी मौजूद रही है। चक्का जाम किया गया ग्रामीणों की ओर से। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। टुंडरी से ये खबर है जहां पर
शक्ति मुख्य मार्ग में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। तो खराब सड़क सहित विभिन्न मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया गया और मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। साथ ही साथ मौके पर मुख्य मार्ग पर डभरा पुलिस भी मौजूद रही। और खबर भिंड से है, जहां पर उमरी थाना क्षेत्र के कनावर गांव में कुमारी नदी के तटवर्ती इलाके में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री पकड़ी गई है। पुलिस ने मौके से 2.5 लाख रुपए कीमत की बारूद आदि भी बरामद की है। साथ ही 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी भी प्राप्त की है। आसपास खड़ी झाड़ियों का फायदा उठाते हुए एक अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहा। थाना अध्यक्ष उमरी छत्रपाल सिंह तोमर ने बताया है कि गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। साथ ही फरार की तलाश के लिए मुखबिरों को सक्रिय कर दिया गया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि कुआरी नदी के बेहड़ में कुछ लोग अवैध रूप से पटाखों को निर्माण कर रहे हैं, जिन्हें वो आने वाले त्योहारों में विक्रय करेंगे। जिसकी सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस टीम को वहां भेजा गया, तो वहां पर 3 लोग अवैध रूप से पटाखे बनाते हुए मिले थे, जिनमें से एक झाड़ियों का फ़ायदा उठा के भाग गया और 2 लोग वहाँ पर मिले थे, जिनके कब्जे से अवैध रूप से उनके द्वारा निर्माण किए जा रहे पटाखों को जब्त किया। उन अवैध रूप से देसी पटाखों में काशीराम, देसी बम, तितली, दीवार पटाखे इत्यादि प्रकार के पटाखे थे और वहाँ से कुछ कच्चा माल भी बरामद हुआ है, जिससे वो पटाखे निर्माण कर रहे थे। उन दोनों लोगों को विधिवत गिरफ्तार किया जाकर उनके विरुद्ध उनसे माल जब्त किया गया है। और राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां पर सीएम योगी से मिला है पीड़ित परिवार और सीएम आवेश पर। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का ऐलान होगा और कुछ ही देर बाद ऐलान होगा। चुनाव आयुक्त की ओर से इलेक्शन कमीशन इस बात का ऐलान भी करेगा। यूपी उपचुनाव का भी ऐलान हो सकता है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। तो दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद ऐलान होगा चुनाव का। महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का ऐलान कुछ ही देर बाद होगा। तकरीबन 3:30 बजे के करीब ये ऐलान होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर के 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के भी ऐलान हो सकता है। अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता इसी खबर पर हैं। अखिलेश, लंबा समय हो गया, इंतजार किया जा रहा था उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर के कि कब तारीख का ऐलान होगा, और अब चूंकि कुछ ही देर बाद तारीख का भी ऐलान किया जाना है। साथ ही साथ 2 और राज्य हैं, महाराष्ट्र और झारखंड, वहां पर भी चुनाव होने हैं, उसका भी ऐलान होगा। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। चुनाव आयोग 3:30 बजे झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा के आम चुनाव की घोषणा करेगा। इसके साथ ही साथ वायनाड की 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव, 13 राज्यों की 49 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा की हो जाएगी। इस तरह से देखा जाए, जो आज चुनाव आयोग 3:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तो 2 ऐसे राज्य हैं जहां महाराष्ट्र और झारखंड जिनके आम विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त संजीव कुमार दोपहर में 3:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो महाराष्ट्र झारखंड के साथ ही साथ कुछ जो लोकसभा सीटें हैं उनका उपचुनाव होना है। इसके साथ ही कुछ ऐसे 13 राज्य हैं जहां की विधानसभा सीटें खाली हुई हैं, उन विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। तो करीब 49 सीटों पर वो चुनाव होना है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो चुनाव आयोग जब 3:30 बजे करेगा, तो उस दौरान उपचुनाव के साथ ही साथ आम चुनाव जो महाराष्ट्र झारखंड में होने हैं उन पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र का चुनाव 1 चरण में कराने की योजना बना रहा है। वहीं झारखंड में चुनाव 5 चरण में हो सकता है, क्योंकि वहां कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है, इसलिए उसको कई चरणों में कराने की प्लानिंग चल रही है।
लेकिन ये तय है कि झारखंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों में आगे इसमें भी बढ़ाया जा सकता है कि वहां का कार्यकाल जनवरी 25 में खत्म होना है, जबकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर से पहले करा के खत्म होना है। तो इसलिए 26 नवंबर तक वहां सरकार का गठन होना है और जबकि जनवरी 25 तक झारखंड में सरकार का गठन हो जाना चाहिए। तो अब चुनाव आयोग के पास यह समय है कि झारखंड को कई चरणों में करा के लंबा चुनाव खींच सकता है, जबकि महाराष्ट्र को एक चरण में करा के 26 नवंबर से पहले सरकार के गठन की प्रक्रिया तक चुनाव आयोग अपना काम कर सकता है। जी वंदना। बिल्कुल अखिलेश, ये तो चुनाव के ऐलान की बात रही कि अभी कुछ देर बाद जब चुनाव का ऐलान होगा, तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद क्या कुछ होता है, किस तरह की तैयारी देखी जाएगी, वो तो बात है। लेकिन बात अगर कर ले दिग्गजों की, तो तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी दमखम लगा के रखी है दोनों राज्यों में, चाहे बात हम महाराष्ट्र की कर ले या झारखंड की बात कर ले। यहाँ पर साख पर बात नजर आ रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही है या अन्य दल की बात कर ले। देखिए वंदना, आपको बता दें कि झारखंड चुनाव की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहां परिवर्तन यात्रा चल रही है। वहां प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप कई दौर की रैलियां कर चुका है। इसके साथ ही परिवर्तन यात्रा में भी बड़े नेता मौजूद रहते हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनावी मोड में चुनाव की घोषणा होने से पहले झारखंड में नजर आई। दूसरा, महाराष्ट्र में भी लगातार प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम लगाए गए, जिनमें उद्घाटन, शिलान्यास, तमाम तरह के योजनाओं की घोषणा की गई, जहां प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंचे, उसका फीता काटा, हरी झंडी दिखाई और उद्घाटन की और कुछ का शिलान्यास किया। तो इस तरह से कह सकते हो कि झारखंड के महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह के कार्यक्रम, रैली, जनसभाओं को आयोजित कर रहा था जैसे कि चुनाव चल रहा हो। तो चुनाव में पार्टियों की तैयारी चल रही। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी राहुल गांधी, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेता भी महाराष्ट्र गए। उन्होंने वहां पर कार्यक्रमों का आयोजन किया। शिवाजी की मूर्ति हो, चाहे संविधान बचाओ आंदोलन हो, इस तरह के तमाम कार्यक्रम रखे गए कांग्रेस की तरफ से। तो चुनावी मोड में कांग्रेस भी नजर आई। झारखंड में भी कांग्रेस की लगातार इसी तरह कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की झारखंड में गठबंधन सरकार है। हेमंत सोरेन वहां पर उनके चेहरे पर लड़ा जाना है। तो आरजेडी, कांग्रेस और हेमंत सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगा गठबंधन में। तो झारखंड का चेहरा भी हेमंत सोरेन होंगे, मुख्यमंत्री झारखंड के आज वही हैं। तो उन्हीं के चेहरे पर लेकर तमाम वहां पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पूरी जानकारी देने के लिए अखिलेश आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुछ ही देर बाद चुनाव का ऐलान होगा। महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव जो कि होना है उसका भी ऐलान होगा। तारीखों की घोषणा होती नजर आएगी कुछ ही देर बाद। और बात करेंगे न्याय की गुहार। राजधानी लखनऊ से एक खबर है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार ने मुलाकात की है और सीएम आवास पर सीएम योगी से मुलाकात हुई है। सीएम योगी से गोपाल मिश्रा के परिवार से मुलाकात की गई है। साथ ही साथ परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई है। 5 लाख रुपए मुआवजे की बात कही गई। साथ ही सीएम योगी ने परिवार के साथ विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद रहे हैं। इसी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहतर कार्रवाई का आश्वासन भी पीड़ित परिवार को दिया है। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं। सीएम आवास पर सीएम योगी से मुलाकात हुई है। पीड़ित परिजन
योगी आदित्यनाथ से मिले हैं। साथ ही उन गोपाल मिश्र के परिवार से ये मुलाकात की गई और मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से बात की, संवेदना व्यक्त की और संवेदना व्यक्त करने के साथ ही साथ 10 लाख रुपए पीड़ित परिवार की सहायता के लिए और मुख्यमंत्री आवास और अंत्योदय कार्ड नहीं है तो अंत्योदय कार्ड और जो भी सुविधाएं हैं देने की बात कही है और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का वादा भी किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। वहीं विधायक ने बताया है कि बहराइच की स्थिति अभी सामान्य है और अभी एक भी घटना नहीं घटी। कोई कह नहीं सकता कि बहराइच की स्थिति सामान्य नहीं है। अंतिम संस्कार के बाद से लगातार सुधार आया और शाम के बाद से कोई घटना नहीं घटी है। मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार से बात की, संवेदना व्यक्त की और संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ 10 लाख रुपया पीड़ित परिवार से सहायता, मुख्यमंत्री आवास, अगर अंत्योदय कार्ड नहीं है तो अंत्योदय कार्ड और जो भी सुविधाएं हैं वो सब देने का आश्वासन और कड़ी से कड़ी कार्रवाई घटना में करने का वादा किया। बहराइच की स्थिति आज बिल्कुल सामान्य है, एक भी घटना नहीं घटी है। कोई कह नहीं सकता कि बहराइच की स्थिति सामान्य नहीं है। उनके अंतिम संस्कार के बाद से लगातार सुधार आया और रात के बाद से, शाम की बाद से कोई घटना नहीं घटी है बहराइच में। और पुलिस ने नवजात शिशु के अपहरण की दर्ज कराई है रिपोर्ट की जांच करते हुए मारकुंडी थाना क्षेत्र के डोडा माफी गांव निवासी कलयुगी पिता और एक आशा बहू सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खास बात यह है कि बच्ची को एडॉप्ट करने का सौदा करने वालों ने भी नवजात के लालची पिता को ठगी का शिकार बनाया और इसीलिए अपहरण की कहानी गढ़े जाने की वजह से ये मामला पुलिस की दहलीज तक जा पहुंचा और पुलिस की ईमानदारी की जो जांच के बाद सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वनवास को बिताते हुए जिस चित्रकूट की धरा पर पवित्रता से भरा था, वहां एक कलयुगी पिता ने नवजात बच्ची का 1.5 लाख रुपए में सौदा कर वात्सल्य के साथ रिश्ते को भी कलंकित किया है। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि प्रयागराज निवासी जशवंत प्रजापति को शादी के 8 साल बाद भी संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए कौशाम्बी के झोलाछाप डॉक्टर सुधीर सिंह से कोई बच्ची अडॉप्ट कराने की बात की थी। झोलाछाप डॉक्टर ने मानिकपुर की आशा बहू गुड्डी देवी को कोई बच्ची अडॉप्ट कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी। आशा बहू ने नवजात के पिता को सेट कर 1.5 लाख रुपए में जशवंत प्रजापति बेटी दिलाना तय कर लिया था। साजिशकर्ता की पत्नी पहले से ही 3 बेटे और 3 बेटियों की मां बन चुकी थी, इसलिए उसने 1.5 लाख रुपए में अडॉप्ट करने के लिए बेटी देने की हामी भरते हुए 10,000 रुपए पेशगी ले ली। इसलिए पत्नी को बहन के घर ले जाकर प्रसव कराया और बहाने से नवजात को लेकर सौदे के अनुसार संबंधित को सौंप दिया। पुलिस अधीक्षक ने सस्पेंस समाप्त करते हुए बताया कि बच्ची को सुपुर्दगी में लेकर झोलाछाप डॉक्टर बच्ची को अडॉप्ट करने वाले जशवंत प्रजापति, आशा बहू गुड्डी देवी और अमित ने नवजात के पिता सुनील को बाकी रकम न देकर एक नंबर थमा दिया, साथ ही फोन पर बात कर बाकी रकम प्राप्त करने को कहा। बाद में नवजात के पिता को गाड़ी से उतारा और स्वयं बच्ची सहित फरार हो गया। दिए गए नंबर पर बात न होने पर पिता ने नवजात बच्ची के अपहरण की झूठी कहानी गढ़ते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। जनपद चित्रकूट के मारकुंडी थाना क्षेत्र में 11 अक्टूबर को एक मामला दर्ज होता है कि एक बच्ची जो अभी 1 दिन की भी नहीं, लगभग 20 घंटे की है, उसके प्रसव के बाद कुछ लोग आते हैं और उसके पिता से ये बताते हैं कि इसका टीकाकरण होना है और आपको आर्थिक सहायता मिलनी। खंगालने के बाद हम उस गाड़ी तक पहुंच गए और उस गाड़ी के आधार पर फिर
फाइनली हम पहुंचे तो कहानी इस तरह से निकल के आई कि एक जसवंत प्रजापति नाम के व्यक्ति हैं प्रयागराज जनपद के। वो 7-8 साल शादी के हो गए, अभी निसंतान थे। उन्हें बच्चे की तलाश थी, तो एक डॉक्टर सुधीर हैं जो झोला छाप डॉक्टर, उन्होंने कहा बच्चे का इंतजाम हम करा देंगे। और फिर डॉक्टर सुधीर ने एक गुड्डी देवी हैं जो आशा बहू है, मारकुंडी क्षेत्र की ही, उनसे संपर्क किया और इस तरह के इन लोगों ने षड्यंत्र किया। उस षड्यंत्र में उस बच्ची का पिता भी शामिल है। उसके पास इससे पहले 6 औलादें हैं, 3 बच्चे 3 बच्चियां। 7वीं औलाद को उसने इस तरह से सौदा किया था बेचने का, और इसी बहाने वो लेकर आया, और जब उसे पैसे पूरे नहीं मिले तब उसने पुलिस में इस तरह की तहरीर देकर के मुकदमा लिखाया है। इसमें वो व्यक्ति जिसे बच्ची चाहिए थी, जिसने अवैधानिक तरीके से खरीद फरोख्त की, वो डॉक्टर जिसने इस पूरा षड्यंत्र किया, षड्यंत्र में मुख्य भूमिका निभाने वाली गुड्डी देवी और 2 अन्य जो गाड़ी लेकर के उनके साथ साथ आए थे, इन सबकी गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बच्ची का सौदा करने की धारा बढ़ाकर नवजात के पिता सहित सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया जा रहा है। और लखनऊ से खबर है, जहां पर इजराइल के राजदूत से सीएम की मुलाकात हुई है। इजराइल के राजदूत और रुवेन अजार की सीएम से मुलाकात हुई है। सीएम योगी ने कई मुद्दों पर चर्चा भी की है। यूपी इजराइल के बीच गहरे संबंधों पर चर्चा की गई है। संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम। हम सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए तत्पर हैं। इजराइल के राजदूत से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। इजराइल के राजदूत रुवेन अजार की सीएम से मुलाकात हुई है और तस्वीर भी मुलाकात की आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने कई मुद्दों पर चर्चा भी की है। तो यूपी इजराइल के बीच गहरे संबंधों पर चर्चा की गई है। कई विषयों को लेकर के बातचीत की गई और यूपी इजराइल के बीच संबंधों को लेकर के चर्चा की गई है। संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाने की भी बात कही गई। राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां पर नाबालिग छात्रा से हुए गैंगरेप का ये मामला है और अजय राय ने रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात भी की है। तो झलकारी बाई हॉस्पिटल में परिजनों से मुलाकात की है अजय राय ने और कल नाबालिग से चिन्हट इलाके में गैंगरेप हुआ था। तो घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर झाड़ियों में छात्रा मिली थी। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज किया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। अविनाश पांडे जी मेरे साथ में हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस बच्ची के साथ जो घटना घटी है? नहीं, ये बहुत ही दुखद घटना है। इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और लेकिन सरकार जिस प्रकार से इसे ढांकने का काम कर रही है, छुपाने का काम कर रही है, वो और भी ज़्यादा गंभीर है। इस प्रकार की घटनाएं जो हैं इसे रोकना चाहिए, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक जंगल राज चल रहा है। ये स्वाभाविक है। प्रदेश में और जगह बहराइच में जैसे देख रहे हैं आप, आदिवासी का पीड़ित परिवार मिलने के लिए। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये इस प्रकार की घटना आप देखेंगे तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी और उनके नेता और अजय राय जी, मुझे लगता है कि हर दूसरा दिन है कि जहाँ पर महिलाओं के साथ हो रही इस प्रकार की जो अतिशयोक्ति और दुर्व्यवहार है, उसके विरोध में परिवार के साथ में सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस प्रकार का जंगल राज और मनमानी जिस प्रकार से पूरे समाज में चल रही है, विशेष करके उत्तर प्रदेश में, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, जहाँ पर हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं और हर आए गए दिन खुले रूप से अपराध हो रहे हैं। जो अपराधी हैं उनको किसी प्रकार की कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है।
एक प्रकार से सरकार के संरक्षण में और शासकीय यंत्रणा के संरक्षण में ये सब हो रहा है, ऐसा महसूस। कानून व्यवस्था को लेकर बहन जी ने आज मांग की है कि आप भी मांग करेंगे, कांग्रेस पार्टी भी मांग करेगी? निश्चित रूप से जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, एक बहुत ही गंभीर विषय है और यहाँ की सरकार को इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी यहाँ पे मौजूद हैं और अजय राय साफ तौर पे हैं, उसको लेकर के जो है आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। जिस तरह के पीड़ित परिवार से बातचीत हुई और इस तरह से जो शांति की जिस तरीके से बात, सर आज आप पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं अभी यहाँ पे, क्या बातचीत हुई? क्योंकि जिस तरीके से पीड़ित परिवार, मैं उनके भाई से मिला, ये बगल में है, पूरा परिवार दुखी है, बहन सदमे में है, उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर जो वहाँ की नवीता हैं उन्होंने कहा कि अंडर कंट्रोल है, चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं और जल्द से जल्द हम इलाज करेंगे। बिटिया 13 साल की, इन्होंने बताया इनके परिवार के लोगों ने कि नाबालिग बच्ची है, उसके साथ इस तरह की घटना। राजधानी में जब बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं तो पूरा प्रदेश का हाल, जो मैंने पहले कहा था कि जंगल राज कायम है, तो जंगल राज चल रहा है। केसवती ने सवाल उठाया है, आज आप लोग भी सवाल उठा रहे हैं लगातार, कानून व्यवस्था कब कैसे सुधरेगी, क्या इंतजाम होने चाहिए? कहूँगा कि मायावती जी जो घर में बैठ के ट्वीट कर रही हैं, घर में बैठ के जो सवाल उठा रही हैं, मौका पर आवे, हॉस्पिटल आवे, बच्चों से मिले और सड़क पर आवे, सड़क में आके बात करें। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पीड़िता परिवार से मिला हूं और पीड़िता परिवार से मिलने के बाद पे जो 13 साल की बच्ची थी उसके साथ घटना घटी है और उस घटना को लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से शोक व्यक्त करती है। दूसरी चीज महत्वपूर्ण बात, कानून व्यवस्था पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इसी बीच आ रही है रायबरेली से खबर, जहां पर सीडीओ ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। सीडीओ के औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप। डेंगू वार्ड का सीडीओ ने औचक निरीक्षण किया है। मरीजों के पास से हजारों रुपए की बाहरी दवाएं भी पाई गई हैं। तो डॉक्टर आजम और डॉक्टर प्रदीप पर दवा लिखे जाने का आरोप भी है। सीडीओ ने अस्पताल के स्टाफ पर भी फटकार लगाई और राणा बेनी माधव सिंह जिला चिकित्सालय का ये मामला है। रायबरेली से आपको एक खबर बता रहे हैं। राणा बेनी हॉस्पिटल का ये मामला बताया जा रहा है। सीडीओ ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण किया था, जैसा कि आप देख रहे हैं कि थोड़े से केसेस डेंगू के बढ़ रहे हैं, तो प्रिपेयर्डनेस हम चेक करने आए थे कि किस प्रकार से हम प्रिपेयर्ड हैं। इसमें हमने एक वार्ड है वो स्पेशली एयर मार्क किया हुआ है, जिसमें हम डेंगू और मलेरिया और इस प्रकार के जो केसेस हैं उनको डील किया जाएगा। अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पर हमने 3 मरीज जो हैं वो एडमिट हैं, जो डेंगू चिकनगुनिया से हैं, और एक जेई का भी AEJES वाला सिंड्रोम का भी एक पेशेंट है। तो नॉर्मलाइजेशन किया था, जिसमें हम देख रहे थे कि हमारे पास कितने बेड्स अभी खाली हैं। इवेंचुअलिटी जब कुछ अगर होती है इन केस, एंड वी आर ऑल्सो प्रिपेयर, हमारे पास एक्स्ट्रा बेड भी हैं। एक 6 बेडरूम का वार्ड, एक 6 रूम का बेड भी हमारे पास खाली है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको भी इसमें यूज़ किया जाएगा। उसके अलावा फिर हमने इन जनरल जो है थोड़ा सा निरीक्षण करके देखा गया नॉर्मल रूप से कि OPD IPD फैसिलिटीज़ जो है वो सब चल रही है। रामपुर से खबर है। रामपुर से आपको एक खबर बता दें, जहां पर रजा पुस्तकालय और संग्रहालय पहुंची राज्यपाल दुर्लभ पांडुलिपियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया है। तो कुलाधिपति ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और कलेक्ट्रेट सभागार में बाटी आंगनबाड़ी किट तय कार्यक्रम पर अब्दुल कलाम गेस्ट हाउस पहुंची है और शहर में रहे सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। और सीधा चलते हैं, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सुना देते हैं आपको। In Maharashtra and Jharkhand, we have with us on the dais Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar ji, Honorable Election Commissioners Shri Gyanesh Kumar ji and Dr. Sukhbir Singh Sandhu ji. We also have with us on dais Senior Deputy Election Commissioners and Deputy Election Commissioners of the Election Commission of India. I am Anuj Chandak, Joint Director Media for the Election Commission. The format of the press conference will be as follows. There will be a brief
addressed by the Honorable CEC along with a very informative presentation. The copy of presentation will be shared with you along with the press note and all of the details after the press conference conclude. After the address by Honorable CEC, we will be having a question and answer session. I would request all of you to kindly raise your hand and the mic will come to you. Kindly introduce yourself, your name and organization, and ask your question. Thank you so much. Now I would request Honorable CEC to kindly address the media. माननीय निर्वाचन आयोग श्री ज्ञानेश कुमार जी ऑन माय राइट साइड, निर्वाचन आयोग डॉक्टर सुखबीर सिंह जी संधू ऑन माय लेफ्ट, आयोग के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और मीडिया के सभी फ्रेंड्स और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए सभी हमारे वोटर्स, आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। वी वेलकम यू ऑल एट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस विच इज अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ द शेड्यूल for the ensuing state assembly elections in Maharashtra and Jharkhand. Friends, मैं इस वार्ता को शुरू करने से पहले चुनाव आयोग की तरफ से और आपके माध्यम से सर्वप्रथम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं को, वोटर्स को चुनाव में बहुत ही सशक्त दमदार पार्टिसिपेशन के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न को ऐतिहासिक बना दिया। भारी संख्या में पार्टिसिपेट कर अपने जमहूरी हक का शानदार उपयोग किया और जिसने लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी है। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत हर चुनाव में गोल्ड स्टैंडर्ड्स तय कर रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है। इन दोनों चुनावों में जो जज्बा दिखाया गया वो लंबे समय तक याद रहेगा। आप सबको वो पिक्चर्स, वो माहौल निश्चित रूप से याद रहेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न में लोकसभा चुनावों में जो बुनियाद बनाई थी, उस पर एक बहुत ही सशक्त इमारत असेंबली इलेक्शंस में लिखी है और इस जनादेश ने नई आशाएं और उम्मीदों को संचार दिया है। नाउ इट इज ओवर टू द पीपल ऑफ J&K टू टेक दिस डेमोक्रेटिक जर्नी फॉरवर्ड। और हम एक नया गोल्ड स्टैंडर्ड और सेट कर रहे हैं। जस्ट टू रिमाइंड यू, जस्ट टू रिकॉल, चुनाव घोषणा के समय ही हम अपना इरादा घोषित करने लगे हैं। हम अपनी विल और इंटेंट को पहले बताते हैं और उसे पूरा करके दिखाते हैं। जस्ट टू टेक यू डाउन द मेमोरी लेन, लोकसभा के चुनाव के समय, हम अनाउंसमेंट के समय हमने वादा किया था कि हम 4M की चुनौतियों से निपटेंगे और हिंसा, पुनर्मतदान, धन और सोशल मीडिया के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देंगे। और आप सब जानते हैं कि हमने वो करके दिखाया। भारत के चुनावों की गोल्ड स्टैंडर्ड्स की कड़ी में हम एक और नया अध्याय लिख रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए J&K अनाउंसमेंट के समय अगर मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि चुनाव से पहले किस प्रकार की थ्रेट्स थी, आतंकी हमले बढ़ रहे थे। लोग, आप सब लोगों में से बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि पता नहीं चुनाव आयोग J&K में चुनाव कराएगा कि नहीं कराएगा। और 16 अगस्त को जब चुनाव की घोषणा का समय था तो इसी प्लेनरी हॉल में हमने अप फ्रंट और बोल्ड वादा किया था। और मुझे याद है मैंने कहा था कि जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी। और वो कहानी आपने सबने देखी और वो कहानी पूरे वर्ल्ड ने देखी। चुनाव को इंड्यूसमेंट फ्री बनाया गया और जहां J&K में चुनाव कराने का विषय होता था वहां सीजर्स में 130 करोड़ रुपए के सीजर्स हुए, विच इज 100 टाइम्स मोर देन 2014 इलेक्शंस। तो पहले ये बात भी नहीं होती थी कि सीजर्स भी करना है, इस पावर को रोकना भी है। सिमिलरली इन हरियाणा, सीजर्स वर टू द ट्यून ऑफ अराउंड 75 करोड़, 4 टाइम्स मोर देन 2019 इलेक्शंस। इन दोनों राज्यों के चुनावों में भी नील रीपोल रहे। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल रीपोल इन बोथ द स्टेट्स इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। कोई वायलेंस नहीं हुई, जीरो वायलेंस इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। एक भी लाठी नहीं चली, एक भी गोली नहीं चली। आप सब इस बात के गवाह हैं। आपने देखे शिकस्त के नजारे। एंड लेट अस गिव एन ओवेशन टू द वोटर्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा। चुनाव दर चुनाव घटती हुई हिंसा, बढ़ती भागीदारी, रिकॉर्ड सीजर्स
मतदाता बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रहे हैं दैट दे हैव फुल बिलीफ, दे आर वेरी वेरी पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अगर मुझे याद आए तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। हम उसके बिना चिंता किए आगे बढ़ते हैं, अपना काम सशक्त तरीके से करते हैं, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ वी कम टू महाराष्ट्र एंड झारखंड, जहां पर अब उत्सव का समय है। हाल ही में हमने झारखंड और महाराष्ट्र में विजिट की थी और वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज, डीओज, एसपीज, आईजीज, कमिश्नर्स, एनफोर्समेंट एजेंसी सबके साथ बैठक की थी और पूरे व्यवस्था को समझा और उसका रिव्यू किया था। So before we come to the schedule, let me share some basic information about these two states with you. Total districts in Maharashtra 36 with 288 assembly constituencies, of which 234 are general, and scheduled tribes constituencies 25 and SC constituencies 29. Term of the assembly of the Maharashtra is ending on 26 November 2024. If we talk about the number of electors in Maharashtra, they are 9.63 crores, 4.97 crores male and 4.66 crores female voters. Young voters की संख्या जिस पे काफी जोर दिया गया था SSR में 1.85 crores और उसमें से 20.93 lakhs are first time voters of 18 to 19 age group. If we tell you about the polling stations in Maharashtra, there are total 1,186,000 polling stations and at 52,789 locations. Urban being 42,604 and rural being 57,582. इस बार भी हम PWD मैनेज्ड बूथ्स बनाएंगे, विमेन मैनेज्ड बूथ्स बनाएंगे महाराष्ट्र में भी। मॉडल PSS की संख्या 530 रहेगी। अगर झारखंड में की चर्चा करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या है 24, टोटल असेंबलीज 81, जिसमें से जनरल 44, STs 28 एंड SCs 9। झारखंड की असेंबली का टर्म 5 जनवरी 2025 को कंप्लीट हो रहा है और अगर झारखंड में इलेक्टर्स की बात करें तो 2.6 करोड़ वोटर्स, जिसमें 1.29 करोड़ फीमेल एंड 1.31 करोड़ मेल। फर्स्ट टाइम वोटर्स बिटवीन 18 to 19 years are 11.84 lakh and 66.84 young voters in Jharkhand also. In the centenarian, number of centenarian voters is 1,706 and 3.67 lakhs PWD voters plus 1.14 lakh voters are of the age of 85 and plus in Jharkhand. If I give you an overview of polling stations in Jharkhand, पूरे पोलिंग स्टेशंस की संख्या होगी 29,562 और जो कि 20,221 लोकेशंस पर फैले हुए होंगे। अर्बन संख्या वहां कम है 5,042 और रूरल परिवेश ज्यादा है, इसलिए रूरल बूथ्स की संख्या होगी 24,520। यहां पर भी विमेन मैनेज्ड बूथ्स, यूथ मैनेज्ड बूथ, PWD मैनेज्ड बूथ्स बनाए जाएंगे। एवरेज वोटर्स की संख्या पर बूथ इज 881। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पे जैसे मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है, कमीशन का उनको एनरोल करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए बहुत एम्फेसिस है। महाराष्ट्र में 3 PVTGs हैं, कटकरी, कोलम एंड मारियागौंड, और झारखंड में 8 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनकी आबादी 1.78 लाख है। उसमें असुर, बिरोर, मालपाड़िया, पहाड़िया, सौर्या, पहाड़िया, बिरजिया, कोवार एंड सावर, इन सबका लगभग 100% एनरोलमेंट इलेक्टरल रोल में किया गया है। सभी डीओज ये कोशिश करेंगे कि जो भी बूथ्स इनके यहाँ बने वो बहुत सहज इनके ही परिवेश में बने और इस तरह की स्वीप एक्टिविटी करें कि वो सबके सब अधिकतर मात्रा में अपने मतों का प्रयोग कर सकें।
मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि सभी पोलिंग स्टेशंस पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होंगी। पिछली बार मुंबई शहर से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या शिकायतें आई थी कि वहां पर कुछ बूथ्स पे ज्यादा पोलिंग स्टेशंस एक जगह होने की वजह से प्रॉब्लम थी। इस बार हमने रिव्यू में बहुत ही सख्त हिदायतें दी हैं, उनको रिव्यू किया, रेशनलाइज किया गया है पोलिंग स्टेशंस को। तो हम उम्मीद करते हैं डीओज विल वर्क, और वहां इस बार म्युनिसिपल कमिश्नर मुंबई को डीओ भी घोषित किया गया है ताकि जितने रिसोर्सेज उनके पास हैं उन सबको वो उसमें इस्तेमाल कर सकें। एक और व्यवस्था की गई है जो हम पीछे से कोशिश कर रहे थे, अब हमने उसकी इंस्ट्रक्शंस भी इशू कर दिए हैं कि पोलिंग लाइन जब लगती है तो उसमें लाइन के बीच में भी थोड़ी कुर्सियां या बेंच लगाएं, ताकि अगर आधा घंटा लग रहा है तो बीच बीच में कहीं ना कहीं 5-7-10 मिनट के बाद आप 2-3 मिनट के लिए बैठ जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब थकान थोड़ी कम महसूस होती है, खासतौर से बुजुर्ग लोगों को। तो ये व्यवस्था भी सब पोलिंग स्टेशंस पे रहेगी। Friends, if I come to the next, ease of voting for senior citizens PWDs, this will be followed. You have all the experience of the pan-India coverage of facilities for the persons with disabilities and senior citizens. हर सीनियर सिटीजन जो 85 ईयर्स से ऊपर हैं उनको घर से वोट देने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। फॉर्म 12D वितरित किए जाएंगे सबको, और जो भी उसको भर के देते हैं उनके पास में हमारी टीम वोट लेने जाएगी, और जाने के समय में सभी कैंडिडेट्स को लिखित में उस रूट चार्ट का और उस जगह की सूचना देगी ताकि वो साथ में एकम्पनी कर सकें और उनको ऐसा महसूस ना हो कि किसी के घर पर किसी ने प्राइवेसी ऑफ द वोट को नहीं मेंटेन किया। दे आर एंटाइटल्ड, दे आर वेलकम टू पार्टिसिपेट एंड गो अलोंग विद द पोलिंग पार्टीज टू द हाउसेज ऑफ द सीनियर सिटीजन्स एंड पीडब्ल्यूडीज। और पूरी जो व्यवस्था है उसकी वीडियोग्राफी ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग विल बी डन सो दैट देयर इज ए फुल प्रूफ रिकॉर्ड। वैसे भी पूरे चुनाव में आप जानते हैं कि कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें वीडियोग्राफी ना होती हो, जिसका रिकॉर्ड ना रखा हो, सो दैट जहां पर कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट ना करते हो और जहां पर वीडियोग्राफी ना होती हो। सो एवरी प्रोसेस ऑफ दिस कैन ऑलवेज बी चेक्ड एंड सीन। जैसे क्रिकेट में एक्शन रिप्ले होता है, तो अगर वहां गेम के समय एक्शन रिप्ले नहीं हो सकता तो बाद में हर जगह हर प्रोसेस की वीडियोग्राफी को देखा जा सकता है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो टेक्नोलॉजी है उसका हम फिर से बहुत यूज करेंगे। वोटर हेल्पलाइन ऐप में सभी वोटर्स अपनी सारी डिटेल्स देख सकते हैं, वो कहाँ मतदाता सूची में कहाँ नाम है, कहाँ फैमिली टुगेदर है, कहाँ उनको पोलिंग स्टेशन है, वो सब चीज देख सकते हैं। सी विजिल ऑफ कोर्स वी हैव बीन वेरी एंथ्यूज्ड। जैसे लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमारे 10,000 करोड़ के सीजर्स हुए, जैसे मैंने अभी बताया J&K एंड हरियाणा में भी रिकॉर्ड सीजर हुए। वी आर श्योर दैट इन झारखंड एंड महाराष्ट्र ऑल्सो द वोटर्स द एनलाइटेंड वोटर्स विल इन्फॉर्म अस ऑन सी विजिल अबाउट एनी malpractice which they notice in their area and we will reach there in 90 minutes to handle it. सभी कैंडिडेट्स जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उन्हें अपनी सूचना देनी पड़ेगी 3 बार पेपर्स में, और सभी वोटर्स एज ए मैटर ऑफ राइट कैन सी ऑन आवर ऐप विच इज KYC नो योर कैंडिडेट। हमने जो मीटिंग्स मैं आपको सिर्फ सारांश में ये बताना चाहता हूं कि जो मीटिंग्स हमने झारखंड और महाराष्ट्र में की तो डीओज स्टेट एजेंसीज को बहुत ही सख्त हिदायतें दी हैं। मतलब बहुत ही सख्त मीन्स बहुत ही सख्त कि वो हर तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे, हर तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड को एस्टेब्लिश करेंगे। उनको ये स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध अगर ऐसी सूचना आती है और ये प्रमाणित होता है कि उन्होंने कोई भी कार्य ऐसा किया जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, एक पार्टी को पक्ष एक पार्टी को नुकसान, तो वेरी स्टर्न एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। दिस हैज बीन वेरी वेरी क्लियरली टोल्ड टू एवरीवन। किसी भी तरीके का प्रलोभन, वही 4 M's जो पहले हमने बात की थी, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन, शराब का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन will all be under strict watch. All airports
all landings of the aircrafts in the field will all be checked. There would be extensive polling, the checkposts on the borders of the interstate for checking interstate movement, और कहीं से भी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स वहां बनाने के लिए कहा गया है, यानी जिसमें एक्साइज भी होगा, पुलिस भी होगी, जीएसटी भी होगी, ट्रांसपोर्ट के भी लोग होंगे, ताकि वो 24/7 उनकी चेकिंग कर सकें। और साथ में ये भी हिदायत दी गई है कि चेकिंग का मतलब ये नहीं है कि कॉमन सिटीजन को कोई भी हैरेसमेंट होना चाहिए। दैट प्रिकॉशन मस्ट वेरी वेरी केयरफुली बी टेकन अबाउट ऑल ऑफ देम। सभी पोलिंग स्टेशंस 2 किलोमीटर के अंदर हों। किसी भी कंट्रोल रूम्स की स्थापना होगी हर डिस्ट्रिक्ट में, so that they can handle the social media narratives if there is anything which is wrongly being conveyed. ये सब का सब वहां पर निश्चित रूप से व्यवस्था होगी। सारांश में, if I summarize everything before coming to schedule, I would like to say that चुनाव लोकतंत्र का ऐसा त्योहार है और ऐसा उत्सव और पर्व है जिसमें सभी वोटर्स की भागीदारी बिल्कुल आवश्यक है, वांछनीय है, आवश्यक है, रिक्वेस्टेड है। वी अपील टू एवरीवन टू कम एंड वोट इन लार्ज नंबर्स इन दीज इलेक्शंस ऑल्सो। साथ ही सभी राजनीतिक दल, सभी कैंडिडेट्स से भी अनुरोध है कि पूरे नियमों का पालन करते हुए कैंपेनिंग के दौरान निर्भय होकर कैंपेनिंग करें। लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करना हमारा काम है, लेकिन उसको वायलेट ना हो, उसमें कोई एक्सेसेस ना हो, ये उनका भी काम है। नाउ आई कम टू द शेड्यूल फॉर महाराष्ट्र। दिस विल बी इन सिंगल फेज। द notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24, and you will notice that date of poll is Wednesday. This is deliberately, which lot of scheduling, whatever goes into scheduling, we have tried that it is midday, so that issue of urban apathy is handled. And in case of urban apathy, we are really very concerned. We want to make appeal through you to all our esteemed voters in the urban areas to please come and vote. It's not a healthy trend which is reflected. If I give you a brief of what is happening across the elections in the urban apathy, we will share this slide with you. If you look at various states, you look at Gurgaon, you look at Faridabad recently. Last elections, you look at Jubilee Hills, Hyderabad. You look at Bangalore South. You look at Gujarat, Gandhigram, Kolaba, Mumbai City, Pune, Thane, all are much below the state averages of each state. We will be conducting a special meeting of the municipal commissioners and DOs within a week's time to appeal again to do whatever we can do to motivate the voters in the urban areas, but the trends are really not good. If I show you the Lok Sabha, that was the Lok Sabha. If I show you legislative assemblies, see the lowest. The Kolaba was just 40%. 62 of 64 urban ACs in Maharashtra were less than the state average in 2019. So was the case in the parliamentary elections 2024 also. And just to give you a contrast, if you compare, so what was the situation in Lok Sabha in Kalyan was 50%, Mumbai South 50, Mumbai North, Thane, Pune, Mumbai South, everything 53%. And these were the lowest 6 parliamentary constituencies out of the lowest 10. So that's the state of
the urban apathy. We would be doing everything to counter it. Last time in 24 elections, we had all celebrities, all corporates, Amul, everyone involved. We'll do it again. And we'll also, at this point, emphasize that this contrasts with a very positive trend in the constituencies like Doda, 72%, Riyasi, 74%, Punch, 74%, Rajouri, 71%. If they can go 70 plus, Kulaba can also go 40 plus. In 24 Lok Sabha elections, Bastar was 68%, 69%. Gadchiroli, Manipur, states after state, tough areas. So we'll be requesting through you, we'll have a special drive this time for the slum areas in urban areas and also the colonies, all alike, to have a real urban push. I do not want to name specific thing, but there are booths in Faridabad and Gurgaon in the recently held elections, and they are the poshest places where voting has been around 20%. So again, we will be doing a lot of work on this to do whatever we can do to attract the urban voters. Now, friends, coming to Jharkhand. Jharkhand एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है, और वहां पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें. Schedule would be like this. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2, 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. With this, we end our presentation with the request that through you, that all the voters of Jharkhand and Maharashtra कृपया बाहर आइए, कृपया वोट करिए. लोकतंत्र के उत्सव में आपकी भागीदारी कि हम बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं आपसे. थैंक यू वेरी मच. So by elections. So we will come back. We'll come back. So, okay. Sorry. By elections also. By elections. We have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities and some reason, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1. Actually, I didn't want to touch this subject, but since you are asking, एग्जिट पोल्स के आने की वजह से, एग्जिट पोल्स के एक एक्सपेक्टेशन सेट करने की वजह से एक बहुत बड़ा, लेट मी एक्सप्लेन, एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन पैदा हो रहा है. ये आप सब लोग यहां हैं, ये एक आत्मचिंतन का और आत्ममंथन का भी विषय है प्रेस के लिए, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए. पिछले कुछ इलेक्शन से 2-3 चीजें एक साथ हो रही हैं, अगर हम उसको पूरे कैनवस को एक साथ देखें तो, और ये सबके लिए समझना जरूरी है. पहले एक एग्जिट पोल आता है जिसकी हम उसको गवर्न नहीं करते, जो एस्टेब्लिश्ड रिजीम है
स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल रिजीम, उसमें हम उसको गवर्न नहीं करते, लेकिन एक खुद के आत्मचिंतन की जरूरत जरूर है कि वो उसका सैंपल साइज क्या था, उसका सर्वे कहाँ हुआ, उसका रिजल्ट कैसे आया। अगर मैं उस रिजल्ट से मैच नहीं किया तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं कोई डिस्क्लोजर्स हैं कि नहीं है, ये सब देखने की जरूरत है बहुत सख्त। there are bodies which govern this, there is NBSA, there are other bodies which self-regulate, and I am sure the time has come that the associations, bodies which govern will do some self-regulation, because इसी से जुड़ा हुआ दूसरा विषय है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली थर्ड डे काउंटिंग होती है, तो आज शाम को 6 बजे से एक एक्सपेक्टेशन राइज हुई। सबने सोचा ये होने वाला है, जिसका कोई साइंटिफिक आधार, जिसका कोई लीक पब्लिक में डिस्क्लोजर में नहीं है। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसे ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में, तो आ ही नहीं सकता। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं 9:31 पे, एग्जैक्टली कभी भी देख लीजिए एक के बाद एक। 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहां मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया। प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है। लेकिन 9 बजे से 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? और उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 8:45 बजे तक मैंने दिखा दिया उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग। तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, एंड दैट मिसमैच इज ऑल्सो गिविंग this can lead to serious issues sometimes. Even the gap between expectation and achievement is nothing but frustration. So ये एक विषय ऐसा है जिस पर हम तो नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक कुछ ना कुछ मंथन की, कुछ ना कुछ, एंड आई एम श्योर जब इस देश में, जब कंट्री में इस तरीके की जरूरत होती है तो एक सेल्फ करेक्शन हो जाता है। तो सभी रेस्पॉन्सिबल लोग इसका सेल्फ करेक्शन जरूर करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। ईवीएम के बारे में आपने फिर से पूछा। बहुत बार मैं बता चुका हूं आपको, थोड़ा समय लगेगा तो फिर से बता देता हूं। 6 महीने, लगभग 5-6 महीने फर्स्ट एफएलसी शुरू होती है ईवीएम की। मैं 2 बात बता रहा हूं, बस मोटी सी 2 बात, बाकी सब आपको मालूम है। वो टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। एनीवे, 2 बात मोटी मैं आपको बताता हूं, बहुत मोटी। 5-6 महीने पहले एफएलसी होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ द ईवीएम्स, और मेरे पास में एक पूरा रिकॉर्ड है। ये हम जो भी ईवीएम की शिकायतें बाय द वे आई हैं, वो हमारे पास 20 शिकायतें आई हैं। हर 20 शिकायत का हम इंडिविजुअल जवाब देंगे, फैक्ट बाय फैक्ट। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। वी विल कन्वे टू ईच कैंडिडेट टू एश्योर, दिस इज अवर ड्यूटी एक्चुअली।
तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। यूपी में 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 13 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे। तारीखों का ऐलान हो चुका है। शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने का जिक्र करते हुए नजर आए राजीव कुमार। पीसी के दौरान महाराष्ट्र में 23 नवंबर को मतगणना होगी और झारखंड चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। विशेष संवाददाता अखिलेश इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, इन तारीखों का बेसब्री से इंतजार था, तैयारियां जोरों पर हर पार्टी की नजर आ रही थी, अब तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। साथ ही साथ उपचुनाव की तारीखों का भी घोषणा कर दी। महाराष्ट्र के चुनाव को देखा जाए तो महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। वहीं झारखंड में चुनाव कराने का 2 चरणों में फैसला लिया है। अगर झारखंड का देखा जाए और महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र को एक चरण में चुनाव इसलिए कराने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया है कि सीधे 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होगी और 23 नवंबर को मतगणना होगी, यानी महाराष्ट्र के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। जबकि झारखंड को चुनाव 2 चरणों में होगा, उसमें 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को मतगणना होगी, यानी नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सभी 10 सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा चुनाव आयोग ने की है। राजीव कुमार ने घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी उपचुनाव की सीटों पर 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे। वहीं उत्तराखंड में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इसके साथ ही साथ वायनाड की लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा की गई, जहां से राहुल गांधी चुनाव जीते थे। उन्होंने उस सीट से इस्तीफा दे दिया था और अपने पास रायबरेली की सीट रखी थी। अब कांग्रेस की तरफ से पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो चुनाव आयोग की घोषणा के बाद कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी पहले से चुनाव की तैयारियों में लगी थी और चुनाव की तैयारियों के साथ रैली और अपनी सभाएं और कार्यक्रम चला रही थी। अब चुनाव की घोषणा हो गई है तो दोनों पार्टियां चुनावी दंगल में कूद जाएंगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलेगा और वो बयानबाजी भी देखने को मिली जिससे कभी चुनाव आयोग कार्रवाई करने में भी मुश्किल हो जाती है और कार्रवाई नहीं कर पाता है और मामला कोर्ट तक पहुंचता है। अभी देखना होगा कि इस बार देखने को मिला है ईवीएम को लेकर फिर से विपक्ष ने सवाल उठाए, तो उसका भी जिक्र करते हुए नजर आए राजीव कुमार। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जब एक मीडिया हाउस के पत्रकार की तरफ से सवाल किया गया कि हाल में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम को गड़बड़ी को लेकर मतदान केंद्रों की मतगणना को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई है, तो अब तक चुनाव आयोग ने उस पर क्या कार्रवाई की। तो बाकायदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से कहा गया कि वो 20 शिकायत उनको हरियाणा के विधानसभा चुनाव के संबंध में मिली है, उनकी जांच चल रही है। वो हर एक शिकायत का हर एक कैंडिडेट को अलग अलग जवाब देंगे कि वहां पर क्या था, किस वजह से था, किन चीजों को लेकर क्या रहा और क्या शिकायतें थी, उसको उनको समाधान के तौर पर उनका जवाब दिया जाएगा। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अब तैयारियों में और तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि अब देखा जाए तो तारीखों का ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा, 23 को काउंटिंग की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, यानी कि 13 नवंबर को यूपी में उपचुनाव के लिए मतदान होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वोकल फॉर लोकल हमारी बहुत समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्थानीय उत्पादों को मिला ग्लोबल मार्केट। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण में रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ है सुनिश्चित। इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ में 70 से अधिक देशों के 500 से अधिक इंटरनेशनल बायर्स सहित
देश विदेश के 5 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के व्यापार को नई गति देकर अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में अहम पड़ाव साबित होगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। महाकुंभ में लगे 15,000 सफाई कर्मी आयुष्मान होंगे और प्रयागराज के महाकुंभ में होगी इनकी अहम भूमिका। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से जोड़ने की है तैयारी। महाकुंभ में बिछड़ों को अपनों से मिलाएंगे एआई। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर मेला प्राधिकरण पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा। अलीगढ़ में हाउस टैक्स जमा करने पर मिलेगी 12% की छूट। अलीगढ़ नगर निगम ने बकायेदारों को दिया अंतिम मौका। 31 अक्टूबर आखिरी दिन। बरेली में सेंट्रल जेल से फरार आरोपी से मुठभेड़। कैदी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। सूचना पर मुठभेड़ में साथी मौके पर से फरार कैदी को मिली थी उम्र कैद की सजा। रायबरेली में अनियंत्रित ट्रैक्टर मासूम को कुचला। हादसे में 7 वर्षीय मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत। पीलीभीत में कई दिनों से घर से लापता चल रही एक नाबालिग का दलित छात्रा की डेड बॉडी तालाब में मिलने से हड़कंप। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सर, जेंटलमैन इन दी थर्ड रो प्लीज। लास्ट राउंड। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रमोद जगताप है। मैं सकाल मीडिया ग्रुप के शाम टीवी न्यूज। एक चीज और बता दूं, एक चीज और इसमें मैं आपको बता दूं, एक हमारा CNB का भी प्रोसीजर है जो माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर को हम चेक कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी रिक्वेस्ट CNB की आई है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। सो एनीवे वी विल गिव स्पेसिफिक रिप्लाईज ऑफ ऑल दिस। यस प्लीज। हाँ सर, मेरा नाम प्रमोद जगताप है। मैं सकाल मीडिया ग्रुप के शाम टीवी न्यूज चैनल से हूँ। मेरा सवाल जो है वो सिंबल को लेके। महाराष्ट्र में एनसीपी के 2 गुट होने के बाद तुतारी और ट्रम्पेट, तुतारी जो है शरद पवार की पार्टी को दे दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में ट्रम्पेट जो है वो भी सिंबल कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दे दिया था। इससे ज्यादा वोट उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने लिए थे। शरद पवार के एनसीपी का ऐसा कहना है कि ये सिंबल जो है वो फ्रीज करना चाहिए। महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो चुनाव है उसमें वो फ्रीज किया है, लेकिन केंद्रीय चुनाव ने अभी तक उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया। तो आप उसको लेके कोई आपकी एसओपी बनाने वाले हो, वो सिंबल अभी फ्रीज करने वाले हैं, उसके का जरा सविस्तर बताइए प्लीज। जेंटलमैन इन दी दिस साइड। थैंक यू। राजीव सर, मैं आनंद कुमार सिंह हूं, न्यूज इंडिया न्यूज चैनल से। सर, मेरा एक सवाल आपसे है। मैंने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर कवर किया था, तो मैंने तेलंगाना में देखा कि हिजाब को लेकर लोकसभा बीजेपी की प्रत्याशी थी, तो वो हिजाब को लेकर आइडेंटिफाई कर रही थी, जिसको लेकर विवाद हुआ था। और ऐसा ही जम्मू कश्मीर में भी हुआ। किश्तवाड़ से शगुन परिहार को उम्मीदवार थी बीजेपी की, तो वो भी हिजाब उठाकर शक्ल देखने को लेकर, आइडेंटिटी को लेकर देखना चाहते, जिसको लेकर विवाद हुआ था। दिल्ली बीजेपी ने आपको लिखा है कि इसको लेकर एक एसओपी बनाई जाए जिससे आइडेंटिटी क्लियर हो सके। तो मेरा सवाल आपसे सीधा यह है कि डेमोक्रेटिक राइट या कल्चरल राइट, आप किसको आगे रखेंगे? यस प्लीज, प्लीज टू द जेंटलमैन।
जी सर, एक सवाल ये भी था कि आपने एक करके प्लीज राजीव सर, अभी जो है आपने चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी सीट्स हैं विधानसभा जहां पर उपचुनाव होना था या लोकसभा जिन पर नहीं ऐलान किया गया। वो कौन कौन सर? यूपी की 10 सीटें थी। 10 की 10 होंगी। 9 किया है। बशीरहाट इज अंडर द इलेक्शन पिटीशन। देयर इज एन इलेक्शन पिटीशन इन बशीरहाट, सो दैट इज वन केस। 10 सीटें थी ना सर। मिल्कीपुर ऑल्सो इज अंडर इलेक्शन पिटीशन। सो लेट मी से इट दैट वे, जहां इलेक्शन पिटीशन नहीं है वहां सब में हो रहा है। ठीक है, वो दे देंगे। वो 2 तो मैंने बताई दी आपको। चलिए, let us go orderly. Yeah, please follow a system. Thank you. One gentleman in the this row. Green. 2 last questions, please. Sir, this is Nishant Azad from Organizer English Weekly. My question is that misuse of AI and deepfakes is increasing. So, what are the steps Election Commission is taking to deal with this issue? Good question. सर, अभी मुंबई जैसे बड़े शहर में जिस तरीके से दिन दहाड़े मर्डर हुआ, महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार घटनाएं बढ़ी हैं अपराध की, इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं हैं, बहुत सारी बैठकें भी हुई हैं। इसको लेकर किस तरीके से चुनाव आयोग ने इससे पहले हालांकि बैठक की थी, अब किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं ताकि खास करके शहरी इलाकों में जहां पर आप वोटिंग परसेंटेज वैसे भी कम देख रहे हैं, बांद्रा का इलाका हो, जुहू वर्सोवा, कैसे लोगों में कानून और व्यवस्था के लिए लोगों के मन में विश्वास पैदा करेंगे ताकि लोग वोटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा निकले। थैंक यू। So we will take one more question, sir. Let him answer. Let him answer. Let me answer these questions first. About this symbol. First question is about the symbol of the NCP. NCP का जो सिंबल है, मैन ब्लोइंग तुरी, सो हैं झारखंड के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। देखा जाए तैयारियों का अगर जिक्र किया जाए, क्या कुछ जानकारी इस संबंध में? शहनवाज, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल आवाज मिल रही है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। थोड़ी देर पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने तारीखों की घोषणा की है। 2 चरण में झारखंड चुनाव होने हैं, जिसमें 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और पहले चरण में 13 नवंबर को चुनाव है और दूसरे में 20 नवंबर को चुनाव होना, दूसरे चरण में। 2 चरण में रखा गया है पहले। और झारखंड में चुनाव का जो शेड्यूल आया है उसमें भी सूचना ये है 18 अक्टूबर को मतलब पहले चरण के लिए जारी की जाएगी और नामांकन जो है पहले चरण के लिए 25 अक्टूबर को किया जाएगा और 26 अक्टूबर को नामांकन जांच की जाएगी। उसी तरह नामांकन की वापसी की तिथि जो है 30 अक्टूबर बताई गई है पहले चरण के लिए और मतदान 13 नवंबर होगा पहला चरण, मतगणना 23 नवंबर को। दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जो है 22 अक्टूबर की है और नामांकन की जो तिथि है वो 29 अक्टूबर है दूसरे चरण के लिए। दूसरे चरण में शुक्रिया शहनवाज इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल 2 चरणों में झारखंड में चुनाव होगा और 23 को काउंटिंग की जाएगी और तारीखों का ऐलान, अब तैयारियां तेज होती हुई नजर AI एंड डीप फेक्स। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।